हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। सो हमारा आज हम शुरू करेंगे इवोल्यूशन या उद्विकास बच्चे, जिसको आप लोग बोलेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन या एक शब्द बच्चे आप लोग सुनते हो उद्विकास। क्या चीज है सर ये? बड़ा इंटरेस्टिंग सा विषय है, बहुत शानदार सा विषय है बच्चे, उद्विकास। मजा भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि आप स्वयं की खोज करने में लगोगे। यहाँ पे अपनी खुद की स्टोरी आप लोग पढ़ोगे, कैसे आप लोग आज जिस अवस्था में, जिस लाइफ की फॉर्म में आप आज एग्जिस्ट करते हो, किस प्रकार से यहाँ तक आप लोग पहुंचे हो बच्चे, उस चीज को हमें यहीं पर पढ़ना है। इवोल्यूशन का मतलब बच्चे स्टोरी ऑफ द चेंजेस एंड डेवलपमेंट। स्टोरी ऑफ द changes and development, changes and development in a, दोनों ही लैंग्वेज में आपको बताऊंगा मैं, in a variety of life forms over a long period of time। हिंदी में आप बता सकते हैं बच्चे, एक लंबे समय में जीवन के विभिन्न रूपों में होने वाले बदलाव या विकास की कहानी जो है, इसी को बच्चे हमारे द्वारा कहा जाता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे तीन बातों का यूज हुआ बच्चे। पहला, लाइफ फॉर्म्स, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म, मतलब विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, उन अलग अलग जीव जंतुओं के अंदर लंबे समय में जो परिवर्तन आए हैं, जो विकास हुआ है, तो यही हमारा इवोल्यूशन होता है बच्चे। सटीक शब्दों में देखो, डेफिनेशन यही है, सटीक शब्दों में परिभाषा आप सबके सामने मैंने लिख दी है, इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। ओके सर, ऐसा माना जाता है भाई, ध्यान रखें आप, आज आपसे अगर मैं पूछूं कि आपका एंसेस्टर कौन है, आप क्या कहेंगे? कोई एपी, कोई मंकी, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन जो आज हमारे द्वारा स्वीकार की गई बात है, वो ये है कि हमारा सबका एंसेस्टर यानी पूर्वज एक ही है। मतलब आप कहोगे सर ये तो है ही, मैं हमारा मतलब मानवों की बात नहीं कर रहा। कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, शेर, चीते, भालू, जो भी हैं तुम्हारे आसपास, जितने भी धरती पे जीव हैं, उन सब का एंसेस्टर एक ही है, उनका सबका पूर्वज एक ही, ऐसा माना जाता है। और वो भी जो हमारा एंसेस्टर कॉमन है ना, वो भी कैसा है? वो भी बैक्टीरिया जैसा, वो भी हमारा बैक्टीरिया जैसा एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, जीवाणु जैसा एक कोशिकीय जीव है वो भी, ऐसा माना जाता। आज सारी कंक्लूजन, मैं भी वैसे थ्योरियां बताऊंगा आपको, किस किस ने क्या थ्योरी दी और अपनी थ्योरी दे करके क्या समझाने की कोशिश करी, बट एक अगर कंक्लूजन हम पहले देखें तो हम ऐसा मानते कि आज हमारा सबका जो एंसेस्टर है कॉमन, वो बैक्टीरिया जैसा ही कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, कोई छोटा सूक्ष्म जीव है मेरे भाई। ओके सर, ठीक है भाई। अब जो चेंजेस होते हैं बच्चे हमारे बायोलॉजी की पॉपुलेशन के अंदर, हमारे जीव विज्ञान में आप जिनको पढ़ते हो भाई, मान लीजिए जैसे हमारी जनरेशन है, फिर हमसे अगली जनरेशन आएगी, अगली जनरेशन आएगी, तो ये जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, और इस प्रकार से हमारा विकास होता रहता है। उसी विकास की कहानी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। रोशनी, करुणा, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है, उसी विकास की कहानी की स्टडी करना इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। ओके सर,
कॉन्टिन्यूसली जो ये स्मॉल स्मॉल चेंज हो रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि आपकी जनरेशन में एकदम से आपके अंदर बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आ गया, ऐसा नहीं है बच्चे। बहुत माइन्योर सा चेंज होता है, शायद आपकी जनरेशन के दौरान आपको दिखे भी ना, लेकिन यही माइन्योर माइन्योर से परिवर्तन, ये छोटे छोटे से चेंज एक समय पे बहुत लंबे समय के बाद एक बड़ा चेंज, बड़ा परिवर्तन आपको हो करके दिखाई देते हैं बच्चे, आपको दिखने लगते हैं, फिर आपको लगता है कि भाई बड़ा चेंज हो गया। अब बात करते हैं कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई। अब लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि भाई अर्थ ओरिजिनेट कैसे हुई, अर्थ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ। हालांकि मैं थ्योरी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी का विषय है, लेकिन हमारे जीव विज्ञान से इसको जरूर जोड़ूंगा और उतनी बातें आपको जरूर याद दिलाऊंगा जो आपने कभी स्कूल कॉलेज में पढ़ी होंगी। अर्थ के ओरिजिनेशन के पीछे क्या था भाई, अर्थ के ओरिजिनेशन के पीछे आप जानते हो सर, बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी है। बिग बैंग थ्योरी आप सब बच्चे पढ़ के आए हो। बिग बैंग थ्योरी मतलब एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से क्या हुआ, उस विस्फोट होने से बहुत सारे ग्रहों वगैरह, सोलर सिस्टम वगैरह, इन सारी चीज़ों का निर्माण हुआ और इनका एक्सपेंशन शुरू हुआ, इनका विस्तार शुरू हुआ, इनका एक्सपेंशन शुरू हुआ, विस्तार शुरू हुआ। और आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप जानते हैं कि आज भी हम ऐसा मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो विस्तार कर रहा है। विस्तार यही विस्फोट के बाद से ही शुरू हुआ था, एक्सपेंड करना, और वो आज तक हमारा एक्सपेंड होता आ रहा है बच्चे। ये जो घटना है ये लगभग 14 से 15 बिलियन ईयर्स एगो बिग बैंग जो हुआ था उससे हुई थी। मतलब लगभग ये एक्सपेंशन की शुरुआत जो बिग बैंग विस्फोट हुआ था, ऐसा बोल सकते 14 से 15 बिलियन वर्ष पूर्व की बात है। तब से हमारा यूनिवर्स ये एक्सपेंड करता जा रहा है। 14 से 15 बिलियन, मिलियन नहीं कहा मैंने, बिलियन वर्ष पहले हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होना शुरू हुआ था, तब से एक्सपेंड होता आ रहा है। ठीक है, एक्सपेंड होता गया और एक्सपेंड होते होते ठंडा भी होता गया, ठंडा होता गया और विस्तार होता गया, दोनों चीजें होती गई बच्चे। फैल भी रहा है, ठंडा होता जा रहा है ठंडा होता जा रहा है मेरे भाई, समझ गए बात को। फैल भी रहा है, ठंडा होता जा रहा है, सर ये घटना हो रही है। और ठंडा हो रहा है तो भाई पहले जब ये बिग बैंग विस्फोट हुआ तो बहुत गर्म, बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला, बहुत छोटा एक आपका मटेरियल था, वही फिर विस्फोट हुआ तो दूर एक्सपेंड होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और मेरे भाई क्या है ठंडा होता जा रहा है सर। ठीक है, ठंडा होता जा रहा है, ओके सर। तो इस प्रकार से हमारी अर्थ वगैरह का क्रिएशन हुआ। अर्थ तो बन गई विस्फोट से। फिर बात है कि सर हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना। तो ये एक्सपेंड के, ये एक्सपेंशन जैसे जैसे होता जा रहा है, तो सबसे पहले क्या हुआ मेरे भाई, ये एक्सपेंशन के साथ ही, एक्सपेंशन के साथ ही क्या घटना घटी, हाइड्रोजन एंड हीलियम का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन एंड हीलियम जो गैसेज हैं उनकी फॉर्मेशन हुई सर, उनका निर्माण हुआ। उसके बाद में फिर गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी, गैलेक्सी जानते हो ना, गैलेक्सी बनी सर। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है जानते हो, मिल्की वे, सुना है ना, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, ये हमारी गैलेक्सी है। गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम के अंदर हम लोग हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है वो ऐसे। और हमारा सोलर सिस्टम आप जानते हो जिसके अंदर सारे के सारे प्लैनेट्स वगैरह आते हैं ठीक है, ओके सर। फिर ये सब हुआ, यूनिवर्स का निर्माण हुआ, गैलेक्सियां बनी, सोलर सिस्टम बना, और फिर हमारी अर्थ भी उसी का एक हिस्सा है, हमारी अर्थ भी बनी। हमारी अर्थ जो बनी उसके बाद में बच्चे वहां पर लगभग 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 हमारी अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, जहां और ऐसे समय पे बनी समथिंग समथिंग। अर्थ कब बनी, ये हमारी अर्थ बनी, एक बार अर्थ के बारे में लिख देता हूं। अगर अर्थ की फॉर्मेशन की आप बात करें प्यारे बच्चे, पृथ्वी का निर्माण की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पृथ्वी का निर्माण की अगर हम बात करें तो समथिंग समथिंग 4.5 बच्चे आप
ये याद रखेंगे, बिलियन ईयर्स एगो। लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले अर्थ बनी, और वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था जब बनी, तो नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। वहां पे मीथेन गैस थी, वाटर के वेपर्स थे, CO2 वगैरह गैस थी, ऑक्सीजन भी नहीं थी शुरुआती कंडीशन में। फिर उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ी, पराबैंगनी किरणें पड़ी जो जल वाष्प थे इनके ऊपर, और अल्ट्रा वायलेट रेज जो आपकी पड़ी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने H2O जो था, इस H2O से हाइड्रोजन का फॉर्मेशन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया, और फिर बाद में ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन भी हुआ, वो भी इन्होंने ही किया, अल्ट्रा वायलेट रेज ने। इन्होंने फिर ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनकी सहायता से ओजोन का निर्माण भी किया, और अब ऑक्सीजन भी हो गई, ओजोन भी हो गई, और जो वाटर वेपर गर्मी के कारण ऊपर उठ रहे थे, वो आपके रेन, वो आपके वर्षा हुई, बारिश हुई, बहुत भयंकर वर्षाएं हुई, और वर्षा होने से जो हमारे ओशियंस हैं, जो हमारे समुद्र वगैरह हैं, उनका निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता, देखा किसी ने नहीं कभी, आप सोचो सर आप देख के आए थे क्या, मैंने देखा, किसी ने देखा, सिर्फ माना जाता है ऐसा। फिर उसके बाद पहली बार 4 बिलियन वर्ष पहले, आज से 4 बिलियन वर्ष पहले, 4 बिलियन वर्ष पहले, 4 बिलियन वर्ष पहले ऐसा माना जाता है मेरे भाई कि हमारी लाइफ, पृथ्वी पर पहली बार जीवन का उदय हुआ। पहली बार जीवन का उदय हुआ 4 बिलियन वर्ष पहले। मतलब देख रहे हो आप इस बात को, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन लाइफ शुरू हुई 4 बिलियन ईयर एगो। कितना बीच में गैप है बच्चे, इस गैप में हमारे लिए सारी चीजें आपकी बनी रही। ओके सर, अब ये लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या रीजन था, पहला जीव कैसे बना, क्या हम मानते हैं, उसको जानेंगे। शंभू वेरी गुड आफ्टरनून भाई, पुष्पा वेरी गुड आफ्टरनून। तो अब मेरे भाई ये जीवन का आरंभ कैसे हुआ, मैंने कहा 4 बिलियन वर्ष पहले आई, तो इसको अब जानते, अलग अलग थ्योरियां हैं, कौन सी थ्योरी आज के हिसाब से सही माने जाती है उसको समझेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर मेरे भाई जीवन की शुरुआत। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत मेरे भाई, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की हम करते हैं बच्चे बात, ठीक है ना। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत, तो हमारी अर्थ पे जो ये जीवन की शुरुआत हुई मेरे भाई, आइए जरा समझा जाए इस बात को कैसे हुई। सबसे पहली थ्योरी एक आई जो, जिसने हमें बताया कि ये जीवन कैसे शुरू हुआ, उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ पेनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पेनस्पर्मिया। पेनस्पर्मिया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पेनस्पर्मिया बच्चे, यानी कि सर पेनस्पर्मिया का सिद्धांत, जिसको हमारे द्वारा प्यारे बच्चे कहा जाएगा। पेनस्पर्मिया का सिद्धांत, मीनिंग क्या है सर इस बात का, देखो मेरे भाई, पेनस्पर्मिया जो टर्म आप सभी के सामने लिखी हुई है, पेन मतलब आउटर रीजन, स्पर्मिया स्पर्म मतलब कोई सेल जिससे कुछ नया जीव पैदा हो सकता है। तो इसने कहा भी कि दूसरे प्लेनेट से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया होगा जिसने यहां पर जीवन शुरू किया, यानी इसने बताया दूसरे दूसरे प्लेनेट से कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया होगा जिसने जिसने
जिसने जीवन की शुरुआत की। ठीक है भाई, तो जिसने जीवन की शुरुआत की मेरे भाई, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आया होगा जिसने जीवन के किसी ग्रह से, आप कहोगे उस ग्रह से कैसे आया होगा, आज भी आते हैं। आज भी जो उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरते हैं ना, अंतरिक्ष से जो आते हैं, उनके अंदर हमने बहुत सूक्ष्म बैक्टीरिया वगैरह देखे हैं। सोचो कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, अल्ट्रा वायलेट रेज है वहां, रेडिएशन है, फिर भी वो पृथ्वी पे पत्थर के द्वारा आए हैं हमारी अर्थ के ऊपर। ठीक है ना रंगी, वेरी गुड आफ्टरनून भाई, समझ गए ना बात को। तो इस थ्योरी ने यही बात कही। फिर आई आपकी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसके बाद फिर एक और थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन हम जिसको बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। नाम से दिख रहा बच्चे इसमें आपको स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी इसने कहा कि भी लाइफ जो है ना, मतलब पहले हिंदी में लिख देता हूं, लगातार उद्विकास का सिद्धांत। इसने कहा जीवन की शुरुआत डिके यानी सड़ रहे या गल रहे, सड़ गल रहे पदार्थों से हुई। इन्होंने कहा भाई जो नॉन लिविंग हमारे पास में पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ऐसे मटेरियल थे, अकार्बनिक मटेरियल थे जो सड़ गल रहे थे, और उनके सड़ गलने से समय के साथ साथ कुछ ऐसे उनके अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ, ऐसे मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन हुआ कि भाई जिससे क्या हो गया, जिससे लाइफ बन गई। मतलब इन्होंने कहा नॉन लिविंग से इन्होंने एक शब्द यूज किया था, ये सड़े गले जो पदार्थ है नॉन लिविंग डिकेइंग मैटर। मतलब इनका कहना था कि भाई नॉन लिविंग से लिविंग बने हैं, मतलब निर्जीव वस्तुओं के कॉम्बिनेशन से समय के साथ साथ सजीव वस्तुएं बन गई। लेकिन लुई पास्टर ने इसको गलत साबित किया। लुईस पास्चर जो थे उन्होंने इसको गलत साबित किया। उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हारा मतलब तो ये है कि नथिंग से समथिंग बन गया, मतलब कुछ नहीं था से कुछ बन गया। बोला ऐसा कभी नहीं होता है, हर चीज जो बनती है उसके पीछे कुछ ना कुछ पहले से एग्जिस्ट करता है, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बन सकता है। तो इन्होंने आपको बताया कि भाई लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जीवन तभी बन सकता है जब पहले से लाइफ हो, पहले से कोई जीवन हो, यानी जीवन की शुरुआत पहले से जीवन से होती है। मतलब पहले जो कोई जीवित वस्तु है तभी दूसरा जीवित वस्तु बन सकती है, ऐसे निर्जीव से सजीव नहीं बनेगा। फिर बच्चे एक आया आपका ओपेरिन हेल्डेन प्रोपोजल। इनके बाद में ओपेरिन हेल्डेन प्रोपोजल आया बच्चे, इन दोनों ने दिया मिलके, इन्होंने मिलकर के एक थ्योरी दी, सिद्धांत दिया, प्रपोजल दिया बच्चे, ओपेरिन हेल्डेन ने। इन्होंने कहा भाई जो पहले से नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे ना, जो पहले से नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे उनसे लिविंग बने हैं। बोला पहले से जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे मेरे भाई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया, बोला ऐसे मॉलिक्यूल थे। तो उनसे फिर क्या बना, हमारा लाइफ आई है, हमारे लाइफ या बोल सकते हो लिविंग
यानी सजीव जो आज जीव जंतु हैं उनका निर्माण होना शुरू हुआ था। तो आपको होगा सर ये तो वही बात हो गई जो पीछे गलत साबित की थी। उन्होंने ये इतना समझा के नहीं बोला, अभी तक विकास थोड़ा और ज़्यादा मतलब हमारे पास स्टडी और ज़्यादा हो चुकी थी, तो इन्होंने समझाया कि भाई हमारी बॉडी में भी तो यही चीज़ें हैं और यही चीज़ें हमारे पास प्रकृति में पहले थी, हैं तो नॉन लिविंग, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन होने से क्या हो गया, फिर हमारे पास में लाइफ का अराइज हुआ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ बच्चे। बात तो थोड़ी ठीक लग रही थी कि भाई हमारी बॉडी के अंदर भी यही चीज़ें हैं। फिर इसको साबित करने के लिए कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, एक भाई साहब थे यूरे कर दिया उन्होंने शुरू एक्सपेरिमेंट, बोला रुको भाई ये काम तो अपन करके देख सकते हैं। तो यूरे ने क्या किया, यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया मेरे भाई, है ना, हम इसको बोलते हैं मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इन्होंने प्यारे बच्चे परीक्षण किया। परीक्षण क्या किया, समझिए जरा इस बात को। सेम टू सेम इन्होंने यही परीक्षण किया, इसी बात का एक्सपेरिमेंट किया किसका, जो बात, एक सेकंड, यस दीपिका वेरी गुड आफ्टरनून भाई। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने हमारे पृथ्वी पे जैसी सिचुएशन जो कंडीशन थी उस समय अर्थ पे जब जीवन शुरू हुआ, वैसे ही इन्होंने अपनी लेबोरेटरी में बना दी। इन्होंने अपनी लैब में वैसी ही कंडीशन बनाई जैसी उस समय पृथ्वी पर थी। ठीक है, जैसी बच्चे उस समय पे हमारी अर्थ पे कंडीशन थी वैसी ही बनाई, और कुछ अमीनो एसिड और कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके भी दिखाया इन्होंने। वैसी कंडीशन बनाई और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब विद्युत विसर्जन करवाया। विद्युत विसर्जन का मतलब है, जैसे इसने सोचा भाई क्या पता कि जब हमारी अर्थ थी ना तो उस समय पे क्या पता बिजली चमकी हो, बिजलियां चमकी हो बहुत सारी। तो इन्होंने भी क्या किया, बिजली चमकाने के नाम पे वही बिजली चमकाई अपनी लेबोरेटरी में भी जहां पे कंडीशन डेवलप कर रखी थी। और उससे क्या हुआ मेरे भाई, उससे कुछ अमीनो एसिड और कुछ कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हुई। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन हुई। तो उसने देखा यार भाई फॉर्मेशन तो हो रही है। बोला फिर तो बात सही है भाई जो पीछे बताई गई है कि फॉर्मेशन तो हो सकती है, जो हमारे पास में हमारी अर्थ के अंदर जो जो मटेरियल जो गैसें पहले से अवेलेबल हैं, तो उनको अगर हम कुछ कंडीशन ऐसी हैं तो समय के साथ में ऐसी चीजें उत्पन्न हो सकती, क्या पता उस समय पे भी ऐसी बिजलियां गिरी हो, बिजलियां चमकी हो, डिस्चार्ज हुआ हो और बहुत सारी गैसें जो हैं उन्होंने अपना फॉर्म, उन्होंने अपना रूप बदल लिया हो, और अपना रूप बदल के उनसे भी हमारे कुछ बहुत स्मॉल टाइप के, बहुत जरूरी तो नहीं कि हम सीधे बने, बहुत सिंपल सी कोई बैक्टीरिया जैसी सेल का निर्माण हो गया हो। कुछ अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट के मिलने से हो सकता है कि कोई जीवाणु जैसी चीज बन गई हो। तो भाई इसने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास बात आ गई। अब इन सारी बातों को मिला करके फिर हमने कंक्लूजन क्या निकाला, आज हम जो मानते हैं वो है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, मतलब इन्हीं का कॉम्बिनेशन है सबका। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, तो ये सब एक्सपेरिमेंट वगैरह होके फिर हमारे पास आई थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, रासायनिक उद्विकास, रासायनिक उद्विकास का प्यारे बच्चे हमारे पास में आया सिद्धांत। रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत, इसका मतलब यही था कि भाई जब हमारी अर्थ जो थी अर्ली स्टेज पे, उसके अंदर कुछ केमिकल्स थे जिन्होंने लाइफ को
हमारी ओरिजिनेट किया। मतलब पिछले एक्सपेरिमेंट ने कहा था ना कि भी अर्थ की जो कंडीशन थी ना उसमें पहले से कुछ केमिकल्स थे, प्रोटीन हो सकता है, आरएनए हो सकता है, तो उनके कॉम्बिनेशन से ही हमारी किस चीज़ का उदय हुआ है, रासायनिक पदार्थों से ही हमारे पहले लाइफ का उदय हुआ है। और जो पहली लाइफ बनी होगी वो बहुत सिंपल सा ऑर्गेनिज्म बना होगा, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म बना होगा, बहुत ही आपका सरल जीव बना होगा। और वही सरल जीव हम मानते भी, सबसे सरल तो आज हमारे पास कौन है, सबसे सरल ये बैक्टीरिया वगैरह को मानते हैं, जीवाणुओं को मानते हैं। और ऐसे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि मेरे भाई आप गर्म पानी के उबलते गर्म पानी में डाल दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका, सर्वाइव कर सकते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं ये। तो बोला सर्वाइव भी कर गए होंगे उस समय पे वो। तो यही है मेरे भाई केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन भी जिक्र में आई थी, बट वो ऐसा हमारा साइंटिफिक नहीं थे मेरे भाई। ठीक है, वो साइंटिफिक नहीं थी, वो जस्ट एक प्रकार का मतलब आप ऐसा कह सकते हो, वो जस्ट एक प्रकार से थोड़ी गॉड वाली भरोसे वाली थी, साइंटिफिक नहीं है। साइंस मतलब हो सकता है कि सारी साइंस ही डिवाइन हो, बट अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं कि हम भगवान के विचार के ऊपर चर्चा कर सके। बहुत हद तक हमने ग्रोथ करी है, लेकिन अभी हमारी उतनी औकात हुई नहीं है कि जिसको हम सृष्टि का रचनाकर्ता बोलते हैं, हमारी औकात आज भी उस वहाँ सोचने की भी नहीं पहुंची है कि वो कितना विराट होगा या कैसा होगा, कैसा स्वरूप होगा। तो इसलिए हम जो चीज़ हमारी समझ से बाहर होती है हम नकार देते हैं। तो एक स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी भी आई थी। ठीक है, उसने क्या कहा था, लिख देता हूं, ध्यान में रखना। थ्योरी थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है भाई, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आपकी आई बच्चे, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो आई आपकी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो आई, इसने हमें क्या बताया, इसने कहा कि कोई डिवाइन पावर है, कोई दैवीय शक्तियां हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा पुराने समय की बात नहीं है, 4000 ईयर्स पहले आज हम जैसे हैं तो आज के जैसे ही हम उत्पन्न हुए थे। इन्होंने ऐसा कहा कोई डिवाइन पावर है, उसने हमें 4000 साल पहले लगभग हमें वैसा ही उत्पन्न किया था जैसे आज हम लोग हैं। ये थी भाई स्पेशल क्रिएशन वाली, है ना। तो अब ये सही है गलत है कुछ कह नहीं सकते, आज के हिसाब से तो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जहाँ पे साइंस फेल हो जाती तो ऐसी चीजों का जिक्र फिर से आ जाता है ना, याद रखिएगा। फिर बच्चे डार्विन्स वोयज, या फिर आप बोल सकते हो डार्विन के ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी ना, अब ये तो थ्योरी थी बहुत इनिशियल स्टेज के बारे में। भाई चलो हमने मान लिया कि भी केमिकल से हमारा, केमिकल्स जो है ना कुछ रासायनिक पदार्थ, उनसे हम बन गए। तो फिर बात आती हमने विकास कैसे किया, तो फिर आते डार्विन की थ्योरी, डार्विन का सिद्धांत। डार्विन के बारे में सुना होगा, इन्होंने डार्विन ने क्या किया, बहुत यात्राएं करी मेरे भाई। डार्विन ने बहुत यात्राएं करी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे से तीसरे स्थान पे बहुत यात्राएं करी मेरे भाई इन्होंने। और यात्राएं करके फिर कुछ ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने, है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या थे इनके कि लाइफ की जो जीवन है ना वो मिलियंस ऑफ ईयर एगो, इन्होंने भी कहा भाई नहीं जीवन आया तो बहुत पुराने समय से है। इनके ऑब्जर्वेशन बताता हूं जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए। तो इन्होंने पहली बात कही, लाइफ लाइफ स्टार्ट्स लाइफ स्टार्ट्स मिलियंस ऑफ ईयर एगो, मतलब कई मिलियन साल पहले जीवन शुरू हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है, पहली बात। फिर इसने कहा भी जो जीवित जीव है ना उनमें कुछ सिमिलैरिटियां हैं। बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं धरती पे,
वो शेयर करते हैं, शेयर्ड सिमिलैरिटीज, शेयर्ड सिमिलैरिटीज। जीव आपस में समानता, समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जीव आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, ये इन्होंने एक बात बताई। ठीक है, जीव आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं, एक बात इन्होंने बताई। बोला भी मैंने देखा, क्योंकि उन्होंने बहुत ट्रेवलिंग किया, ट्रेवलिंग करके जो मतलब एक ऑब्जर्वेशन ही बता सकते हैं आप लोग, ट्रेवलिंग करके ऑब्जर्वेशन किया और सभी जीवों के विषय में इन्होंने देखा, तो कहा भाई बहुत सारी सिमिलरिटियां हमें लगती हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो ये भी एक सबूत है, सिमिलरिटी है मतलब कोई ना कोई कॉमन पूर्वज रहा होगा, कोई ना कोई एंसेस्टर कॉमन होगा इनका। ओके सर। फिर कहा कि नए जीवन उत्पन्न हो रहे हैं और कुछ जो जंतु पहले से हैं वो नष्ट भी हो रहे हैं, मतलब न्यू लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व एंड सम ओल्ड डिस्ट्रॉयड। कुछ नए जीव, नए प्रकार के जीव उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, वह कुछ पुराने नष्ट भी हो रहे हैं, जैसे डायनासोर नष्ट हो गए ना, तो इन्होंने अनुमान उसी समय लगा दिया था कि कुछ पुराने जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स है, मतलब पुरानी जातियां हैं जीवों की, कुछ वैरायटी खत्म हो रही हैं। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन इन्होंने किए और इन ऑब्जर्वेशन को करके फिर मेरे भाई इन्होंने दी थी अपनी थ्योरी। डार्विन ने फिर अपनी ऑब्जर्वेशन करके, ये ऑब्जर्वेशन बताया मैंने, ऑब्जर्वेशन करके और फिर इन्होंने अपनी दी थी थ्योरी। और थ्योरी के अंदर फिर क्या बताया इन्होंने, फिर बोला जो मेन बात है, इन्होंने कहा भाई ऑल लाइफ फॉर्म्स shared a shared a common ancestor। यानी जितने भी जीव हैं सभी जीवों का पूर्वज, सभी जीवों का पूर्वज एक ही है भाई। सबसे पहली बात इन्होंने बताई कि सभी लाइफ फॉर्म जो है ना, सबका पूर्वज एक ही है मेरे भाई। और फिर इन्होंने कहा दूसरी बात, एक टर्म आपने सुनी होगी सर्वाइवल। सुना है सर्वाइवल का मतलब? सर्वाइवल मतलब जीवित रहना। तो एक इन्होंने टर्म दी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब क्या है इसका? जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा, जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा। मतलब ये हुआ इस बात का मेरे भाई कि एनवायरनमेंट की जैसी कंडीशन है, मान लो कोई एक नई जाति का उदय हुआ, नए प्रकार के जीव उत्पन्न हुए, या फिर मान लो हमसे ही कोई जीव उत्पन्न हुआ, तो वो जीव क्या करेगा? वो जीव आपका, वो जीव आपका क्या करेगा? उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो क्लाइमेट एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन ले आएगा। कोई बच्चा पैदा होता है तो कुछ बच्चे पैदा होते ही साथ में दोबारा से मर जाते हैं, तो क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर प्रकृति एनवायरनमेंट के टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन, प्रेशर के हिसाब से परिवर्तन नहीं ला पाए तो विलुप्त हो गए। लेकिन कुछ आज से पैदा हुए, उसके बाद उनके बॉडी के अंदर ऐसे परिवर्तन हुए कि वो क्लाइमेट में ढाल लिया अपने आप को, तो जीवित है आज। तो वही कि जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा। मतलब कोई भी जीव जब, या कोई स्पीसीज अगर आती है हमारे एनवायरनमेंट में, तो वो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे गुण अपने के अंदर धारण करती है, कुछ गुणों का चयन करती है जो अपने अंदर धारण करती है, जिससे वो जीवित रह सके। तो यही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और इसी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इस बात को ऐसे बोल सकते हो कि नेचुरल मतलब प्रकृति जो है ना वो सिलेक्ट करती है उसी को जो प्रकृति के हिसाब से फिट बैठता है, उसी को प्रकृति सिलेक्ट करती है और सर्वाइव करता है। और जो प्रकृति के हिसाब से फिट नहीं बैठता, प्रकृति उसको सिलेक्ट नहीं करती, वो मर जाता है।
वो विलुप्त हो जाता है। यही नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत था बच्चे इसका, है ना। अब हम सभी एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं। इसी के साथ में एक इन्होंने मतलब इसके एविडेंस में इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, होमोलोगस ऑर्गेन और एनालोगस ऑर्गेन। समझिए बच्चे, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गेन्स, ये कंसेप्ट भी आपको इसके साथ ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। होमोलोगस या एनालोगस ऑर्गेन्स, देखो होमोलोगस ऑर्गेन किसको बोलते हैं मेरे भाई? होमो, होमो का मतलब समान होता है ना। तो जिनका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, ओरिजिन बोल सकते हो, यानी जिनका विकास, या फिर बोल सकते हो स्ट्रक्चर, जिनकी संरचना सेम हो, ऐसे अंग जिनकी संरचना बच्चे समान होती है लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। फंक्शन डिफरेंट मतलब उनके कार्य, उनके जो कार्य हैं मेरे भाई वो अलग अलग होंगे, ठीक है। उनके जो कार्य हैं मेरे भाई वो अलग अलग होंगे। समझ में आई बात? तो उनके कार्य अलग अलग होंगे, तो उन अंगों को बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गेन। एग्जाम्पल के लिए सर किसको लिया जा सकता है? जैसे फोर लिम्ब ले लो, अग्रपद ले लो, अग्रपद, अगले हाथ, उसी को बोलते हैं अगले हाथ। देखो आप ह्यूमन में देखो अगले हाथों का काम अलग होता है। फ्रॉग, मेंढक में देखो अगले हाथों का काम उसकी बॉडी को संतुलित करना होता है। वो थोड़ी चम्मच उठा करके और खाना खाता है, वो तो सीधा इंसेक्ट को, जिसको भी खाना होता है, सीधा मुंह से ही पकड़ लेता है, जीभ से पकड़ लेता है, तो उसका अलग काम है। अच्छा पक्षी, बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर हम ऐसा मानते हैं कि अगले हाथ जो हैं वही पंख बन गए हैं, तो उनमें उनका काम उड़ना, वो हाथ ही हैं वो पक्षियों के, कभी आप सोचो अगले हाथ ही हैं वो, जैसे हमारे होते हैं, उनका काम उड़ना होता है। तो यही ऑर्गेन आपस में क्या है, ये होमोलोगस बोल लेंगे इनको। और ये ऑर्गेन जो है इनका ओरिजिन एक ही है, ओरिजिन एक ही है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में रहने के कारण इनका विकास अलग तरीके से हुआ है। इसलिए हम ये जो होमोलोगस ऑर्गेन होते हैं ना, इनको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। आपसे पूछे होमोलोगस ऑर्गन कैसे बने हैं, तो आप बोलेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से, अपसारी उद्विकास से बने हैं। मतलब एक जैसे थे पहले, लेकिन अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हुए फिर इनका विकास अलग तरीके से हुआ और सबने अलग अलग प्रकार से बन गए, तो काम सबके अलग अलग हो गए। अच्छा एनालॉगस में क्या होता है? इसमें होता है स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगी। एनालॉगस ऑर्गन उनको बोलते हैं जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, जिनकी मेरे भाई संरचना असमान हो, जिनकी प्यारे बच्चे संरचना जो है ना वो असमान है, लेकिन उनके फंक्शन सेम होंगे, लेकिन मेरे भाई उनके कार्य जो है ना वो कार्य उनके समान होंगे, ठीक है, कार्य उनके समान होंगे। समझ में आ गई बात? वो एनालॉगस ऑर्गेन्स होते हैं मेरे भाई। जैसे पक्षी, बर्ड्स देखो, बर्ड्स और बैट, बर्ड्स के पंख अलग होते हैं, बैट के अलग होते हैं, और इंसेक्ट के देखोगे तो बिल्कुल ही अलग होते हैं। तीनों के पंख देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, लेकिन काम सबका एक ही है, उड़ना, उड़ने में सहायता करना। तो ये कैसे हो गए? एनालॉगस ऑर्गन हो गए। और ये क्या होते हैं मेरे भाई? एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं इनको बोलते कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से बनते हैं। हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से बनते हैं, अभिसारी से बनते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि वो शुरुआत से अलग अलग स्ट्रक्चर है, बट फंक्शन के आधार पे, नीड के हिसाब से उन्होंने काम समान करना शुरू कर दिया, सेम काम कर दिया, मतलब फंक्शन सेम हो गया, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हुए भी फंक्शन सेम होगा, कन्वर्जेंट बोला जाता है इसको। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो ये डार्विन के साथ में कुछ बातें और पढ़नी थी आपको,
तो नेक्स्ट क्लास में अभी हम पढ़ेंगे आगे, आज यहाँ तक करते हैं, फिर अगली क्लास में एडेप्टिव रेडिएशंस वगैरह का कंसेप्ट भी हमारे द्वारा शुरू किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो कर लीजिए यहाँ तक, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।